ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज आपका जी कोर 17 का सॉल्यूशन दूंगा, जो कि आपको पिछले पिछले दिन मिल गया होगा। जी कोर 17 क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। जो क्वेश्चन था वो चैप्टर 1 से था, इंडक्टेंस कैलकुलेशन से। तो जी कोर 17 अगर आप लोग सॉल्व कर चुके हो, अपने पास रखो। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप मिस्टेक कर सकते हो इसमें और कहाँ कहाँ आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट 30 डेज आपका गेट 2021 का बचा हुआ है। दैट मीन्स कि आपको सबसे पहले जो फोकस करना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं, फोकस सबसे पहले आपका होना चाहिए हेल्थ। इससे ऊपर अभी कुछ नहीं है। आप ध्यान रखिए इस चीज का, क्योंकि अगर हेल्थ आपका 10 दिन के लिए भी खराब होता है तो पूरा साल भर का जो आपका जर्नी है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे ऊपर आप हेल्थ को रखना। दूसरा आपको जो रखना है वो रखना है रिवीजन को, ठीक है। और इसी के पैरेलल में रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज को, क्योंकि अब हमारा ये टाइम नहीं रहा जिसमें हम नए कॉन्सेप्ट को पढ़ें। अब हमारा जो टाइम है रिवाइज करने का है। जो भी हम पढ़े हैं उसको रिवाइज करने का है, और उसके साथ साथ जो भी सब्जेक्ट हम कंप्लीट किए हैं उसका टेस्ट सीरीज देने का है। कोशिश कीजिए कि फुल लेंथ टेस्ट दें, और फुल लेंथ टेस्ट में अपने मार्क्स को 2 पार्ट में बांटें। एक मार्क्स जो आप गेन कर रहे हो, जो आपको आ रहा है, जो आप करेक्ट किए हो। दूसरा आप एक इनकरेक्ट किए हो, इसको सीरियसली लो, क्योंकि ये आपको लगा था, इनकरेक्ट जो आया है ये आपको लगा था कि भैया ये तो हमारा सही होगा, लेकिन ये गलत हो गया। तो इसका रीजन फाइंड करो कि क्यों इनकरेक्ट हुआ। यही होता है एनालिसिस का काम, कि आप एनालिसिस कैसे करते हो। तो फुल लेंथ टेस्ट में करेक्ट जो हो रहा है दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन इनकरेक्ट जो हुआ है, जिसको आपको लग रहा था कि ये करेक्ट होना चाहिए, उसमें क्या मिस्टेक किए हो, उस मिस्टेक को पक्का शॉर्ट नोट्स में या जो भी नोट्स है उसमें पुट करो, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको देते रहूंगा जब भी जी कोर का कोई सॉल्यूशन दूं उससे पहले। तीसरा, इसमें आपको क्या करना है, पहला तो करेक्ट हो गया, दूसरा इनकरेक्ट। अब एक होगा जो आपने सोल्व ही नहीं किया है। आपने सोल्व ही नहीं किया है मतलब कि आपने सोल्व नहीं किया, मतलब आपको आता ही नहीं था। इसमें दो कैटेगरी हो सकते हैं, कि एक जो आप ऑलरेडी सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हो फिर भी सोल्व नहीं कर पाए वो, और दूसरा जो आप सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं किए हो वो रह गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट कंप्लीटेड वाला एक होगा, जो आप कंप्लीट किए हो, और एक होगा आपका सब्जेक्ट नॉट कंप्लीट, जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है, जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है। तो इसको तो छूना भी मत, इसको छूना नहीं है अपने को। एकदम आंख बंद कर दो, ये अभी टच नहीं करना है। जो भी सब्जेक्ट आप नहीं पढ़े हो, अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको टच मत करो। जो सब्जेक्ट कंप्लीट है, जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट है, उसमें से अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये आपका सोचने का बात है। तो इसको भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। तो छोटी छोटी चीजों को बता रहा हूं कि इस तरह से एनालाइज करो, टेस्ट सीरीज के परफॉर्मेंस से सही इंप्रूव होगा। स्टार्ट हुआ फुल लेंथ टेस्ट मान लो 40 मार्क्स से, तो ये 15 एफएलटी देने के बाद, 15 फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद, ये 40 से अराउंड 60 मार्क्स होना चाहिए। 60 से 65 भी हो सकता है, ये होना चाहिए। ये कैसे होगा, जब आप इन दो पे ध्यान रखोगे, ये इनकरेक्ट जो हो रहा है वो, और दूसरा जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है उसका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है वो, ये दोनों पे अगर आप फोकस कर लिए तो ये नहीं भी होगा ना, फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप 7 से 8 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हो, है ना, तो 7 से 8 सब्जेक्ट का मतलब है कि 60 टू 65 मार्क्स आप ला सकते हो। अगर स्मॉल स्मॉल सब्जेक्ट छोड़ दो, अगर कोर सब्जेक्ट छोड़ दिए हो 3-4, तो फिर नहीं होगा। लेकिन छोटे छोटे जैसे ईएमटी हो गया, मान लो मेजरमेंट हो गया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नेटवर्क से ही बन जाता है। ईएमटी थोड़ा बहुत अगर आप क्लास 12 पढ़े होगे तो अच्छे से कर सकते हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो वो सब अगर नहीं भी पढ़े हो, एक मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ, फिर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, 65 टू 70 मार्क्स ला सकते हो। उसके लिए आप जो इनकरेक्ट कर रहे हो और जो अनसोल्ड में जो सब्जेक्ट कंप्लीट है, इन दो पे आपको फोकस करना है। तो हर एक अल्टरनेट डे में हर एक स्टूडेंट को बोलता हूं, पहला दिन आप एफएलटी दिए, दूसरा दिन आप क्या करो, ये जो इनकरेक्ट है और अनसोल्व है इसको प्रॉपर एनालाइज करो। एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, कि क्यों इनकरेक्ट हुआ, क्यों अनसोल्व हुआ। ये सब आप एनालिसिस उसी दिन, मेरे हिसाब से तो उसी दिन कर लो जिस दिन टेस्ट दिए हो। 3 घंटे का टेस्ट है, 3 घंटा इस पे एनालिसिस में टाइम दो, और उसको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लो। नेक्स्ट डे आप फुल लेंथ टेस्ट मत दो। नेक्स्ट डे आप सब्जेक्ट का रिवीजन करो, 3 to 4 सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर सकते हो। अब बोलोगे सर 3 से 4 सब्जेक्ट एक ही दिन में कैसे रिवीजन होगा। बिल्कुल हो सकता है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया। मैं डे 1 से बोलता हूं, जब भी
मेरा क्लास स्टार्ट होता है या जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ सिस्टम आपको प्लान वगैरह देने का, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स जरूर इंक्लूड करो, क्योंकि वो अभी काम आता है लास्ट मंथ में कोई इतना हेवी सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट का फाइल लेके नहीं बैठेगा, कॉपी लेके नहीं बैठेगा, है ना। तो उस टाइम में शॉर्ट नोट्स आपका जो भी है 70-80 पेज का, वो आप इंक्लूड करोगे और उससे आप रिवीजन करोगे। और रिवीजन करने टाइम में इस एनालिसिस को फिर से आपको देखना है। ये नेक्स्ट डे हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आप एफएलटी दो और यही साइकिल को रिपीट करो, एफएलटी प्लस एनालिसिस, नेक्स्ट डे रिवीजन। अब 3 से 4 सब्जेक्ट आप इस दिन रिवीजन किए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा उसमें 3 से 4 सब्जेक्ट कोई और लो, और उस हिसाब से फिर इसको सब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हो, इसको कोई और ले सकते हो। इस तरह से साइकिल को रिपीट करते जाओ, डेफिनेटली 40 से 60 मार्क्स आ जाएगा। ये था हमारे साइड से एक टिप्स 3 से 4 मिनट का, जिसको आपको बताने में 1 से 1.5 घंटा भी आपका बर्बाद कर देते हैं। अलग से वीडियो बनाते हैं कि इंप्रूव करो टेस्ट सीरीज का, और आप 1-1.5 घंटा वेस्ट करते हो। 3 से 4 मिनट में मैं क्लियर कर दिया, इसको फॉलो करो और डेफिनेटली आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। कोई और डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं जी कोर 17 में। क्लियर एवरीवन। तो पावर सिस्टम जो भी फॉलो कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा 17 क्वेश्चन आपने क्विज के फॉर्म में सॉल्व किया है ना। अब 17 में से आपने कुछ गलत भी किया होगा, कुछ मिस्टेक नेट टाइप क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में, तो वो सब मिस्टेक को भी आपको रिपीट नहीं करना है। अगर आप रिपीट करोगे मतलब फिर वही हो जहां हो, फिर वही बात हो रहा है कि हम चलते जा रहे हैं और हम पीछे से देख नहीं रहे हैं कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर हम इंप्रूव नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना चीजों को। तो पावर सिस्टम में अगर 17 लगभग मैं 20 क्वेश्चन क्रिएट करके ऑलरेडी रख दिया हूँ, ये 17वां का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन भी अगर पावर सिस्टम में आप अच्छे से कर ले गए, तो हमें लगता है कि 2 से 3 मार्क्स का तो टकरा ही जाएगा। और अगर टकरा गया तो वाओ मजा आ जाएगा। हमारे पास तो क्वेश्चन है, मैं गेट का जब 2021 का जब हमारे पास पेपर आएगा तो हम तो देखेंगे ना कि क्या हुआ नहीं हुआ, किस टाइप के क्वेश्चन थे, उस हिसाब से फिर आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। तो उस टाइम में मैं जरूर आपको सॉल्यूशन दूंगा गेट 2021 का। फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो मैं ये पॉइंट पे तुम्हें बोला था फोकस करने को और तुमने नहीं किया, इसलिए मिस्टेक हुआ। तो जो लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, जी कोर को फॉलो करते रहो, जो नहीं कर रहे हैं उनको एक बार बता दो भाई कर ले, ठीक है, जरूरी है। चलिए जी कोर 17 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जी कोर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ही होगा। पढ़ता हूँ क्या है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको चाहिए जेनिक लाइव वेब पे आइए, आपको मिल जाएगा, वहां पे हम लोग हर दिन देते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन 50 किलोमीटर इन लेंथ, ट्रांसमिशन लाइन 50 किलोमीटर का, एन ओवरहेड लाइन 50 किलोमीटर, अच्छा लाइन ही है, ठीक है, 50 किलोमीटर इन लेंथ, हैज कंडक्टर डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर फॉर सिंगल फेज ट्रांसमिशन, फॉर सिंगल फेज ट्रांसमिशन, ओके ठीक है। आपको कितना दे दिया, 50 किलोमीटर का लाइन है, 50 किलोमीटर सिंगल फेज ट्रांसमिशन, हैज अ डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस मिल गया हमको 1 सेंटीमीटर का। बोल क्या रहा है, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर सच दैट लाइन रिएक्टेंस मस्ट नॉट एक्सीड 30 ओम। ध्यान से समझना, आपको बोल रहा है कि जो एक्सेल होना चाहिए 450 किलोमीटर वो 30 ओम होना चाहिए। कितने के लिए, 450 किलोमीटर। अब देखो यहां कंफ्यूजन क्या होता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। अगर ऐसा लिखा हुआ है, देखो अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये मत देखो, जीरो बहुत जल्दी दिखता है, ये ट्रांसमिशन लाइन है ऐसा, ठीक है। और अगर आपको बोला है 50 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन, तो 50 किलोमीटर इज समथिंग लाइक सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड का डिस्टेंस। 50 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का ये मतलब नहीं होता है कि 25 किलोमीटर ये कंडक्टर 25 किलोमीटर ये कंडक्टर, नहीं। 50 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का मतलब हुआ कि आपका इनकमिंग ये कंडक्टर जो है ये 50 किलोमीटर का है, रिटर्निंग कंडक्टर भी आपका 50। तो टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर देखे पावर ट्रांसमिट करने के लिए इन सिंगल फेज सिस्टम, तो वो आप बोल सकते हो 100 किलोमीटर। छोटी छोटी चीज है, लेकिन अगर मैं बोल देता कि सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन हैविंग लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 100 किलोमीटर, तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते। या फिर मैं बोल दिया 50 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन, दैट मीन्स कि सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड का डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर, ना कि कंडक्टर का डिस्टेंस। छोटी छोटी चीज है जो आपको मिस्टेक करोगे तो ये ध्यान रखना है ना। चलिए इतना चीज तो समझ में आ गया। अब देखो
अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कंडक्टर आपका है, स्पेसिंग बताना है आपको, ये जो डिस्टेंस डी है, सेकेंड कंडक्टर हम कहां प्लेस करें कि ओवरऑल इस कंडक्टर का जो 50 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर यूज हुआ है उसका रिएक्टेंस 30 ओम से ज्यादा ना जाए। ठीक है, सवाल एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब देखो, अगर आप इंडक्टेंस कैलकुलेशन, इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन, सिंगल फेज 2 वायर अगर आप पढ़े होगे तो आपको मालूम होगा दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन पाई ln d अपॉन आर डैश, जो कि कितने में होता है, हेनरी पर मीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं 4 इंटू 10⁻⁻7 ln d अपॉन आर डैश। तो ये हेनरी पर मीटर में है। अगर इंडक्टेंस हमको सिर्फ हेनरी में चाहिए तो डिस्टेंस से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा इंडक्टेंस किस में आ गया, हेनरी। सिंपल सा है, समझ में आ रहा है। मतलब सिंगल फेज 2 वायर में हम ये इनकमिंग कंडक्टर, आउटगोइंग कंडक्टर दोनों का इंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर लिए। मतलब ओवरऑल रिएक्टेंस की बात हो रही है, मतलब इनकमिंग रिएक्टेंस, आउटगोइंग रिएक्टेंस, टोटल रिएक्टेंस की बात हो रही है, इसलिए सिंगल फेज 2 वायर। यहां पे मिस्टेक आप क्या करोगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ले लोगे, पहला मिस्टेक। अगर आप म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लेते हो, सपोज आप चाहते हो लेना, ले सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मतलब 2 इंटू 10⁻⁻7 लेना चाहते हो, बिल्कुल ले सकते हो। उस केस में आप 50 किलोमीटर ना लेके पूरे कंडक्टर का लेंथ लोगे, दैट इज 100 किलोमीटर। मतलब आप 2 कंडक्टर को एक ही कंडक्टर मानोगे कि 100 किलोमीटर का है, और एक कंडक्टर का आप इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लेके आप यहां पे 50,000 की जगह पे 100,000 करोगे तो बात बराबर ही हो गया ना, ट्वाइस हो गया ना। इसलिए म्यू नॉट अपॉन पाई हम लिए सिंगल फेज 2 वायर और मल्टीप्लाइड बाय 50,000। छोटी छोटी चीज है लेकिन पकड़ना, क्योंकि यही सब मिस्टेक करोगे, मैं बोल रहा हूं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए मिस्टेक, क्योंकि एग्जाम में आपके साथ यही खेलेंगे। सिंगल फेज 2 वायर आपको लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन दे देंगे या लेंथ ऑफ कंडक्टर दे देंगे, तो चीजों को एकदम प्रैक्टिकली समझना कि बोल क्या रहा है। दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इन दोनों का सम, ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस ये, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय 2 होगा सिंगल फेज सिस्टम में। तो अगर छोटी छोटी चीज को समझोगे तो इजीली कर ले जाओगे, अदरवाइज वही होगा कि आंसर जो आएगा आपका उसमें या तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो 2 से डिवाइड, वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हमने इंडक्टेंस ये निकाल लिया हेनरी में, कोई बात नहीं सर, हेनरी में निकाल लिया, दैट मीन्स कि एक्सएल इज इक्वल टू हमको होता है 2 पाई एफएल। अब हम पुट कर सकते हैं, यही आपका 30 है, दैट मीन्स कि 4 इंटू 10⁻⁻7 ln d अपॉन आर डैश मल्टीप्लाइड बाई 50,000, ये इसके बराबर होगा। इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, यही आपका आंसर। यहां से आपको d चाहिए, r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। सेकेंड मिस्टेक, सीधे r ले लेंगे, r नहीं लेना है, r डैश लेना है, 0.7788 r। तो r डैश लीजिए, इसकी वैल्यू निकालिए, d की वैल्यू आपको फाइनली मिल जाएगी, दैट इज 0.92 मीटर। डी की वैल्यू मिल जाएगी 0.92। तो क्या ये क्वेश्चन में मैं आपका कैलकुलेशन चेक कर रहा हूं, नहीं, एक लाइन का कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं नहीं चेक कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं ये आपको पुट करने आ रहा है कि नहीं, दिस वन और ये सिंगल फेज 2 वायर। अगर आप सिंगल फेज वायर लेते हो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln d अपॉन आर डैश, तो मल्टीप्लाइड बाई आपको 100 किलोमीटर करना हो, और उसको मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना हो। क्यों? क्योंकि आप सिंगल फेज कंडक्टर का इंडक्टेंस लिए हो, रिटर्निंग कंडक्टर का इंडक्टेंस नहीं लिए हो। तो सिंगल फेज कंडक्टर 50 किलोमीटर, रिटर्निंग कंडक्टर 50 किलोमीटर, दोनों का इंडक्टेंस की वैल्यू बराबर, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 50,000 करो या 100 कर दो। तो छोटी छोटी चीज है जिसपे आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज 0.92 ना लाके देखना, कोई कोई लाए होंगे 0.92 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 0.92 डिवाइड बाई 2, इसमें से कोई ना कोई लाए होंगे आंसर। और अगर लाए हैं तो कमेंट करना कि सर ये मिस्टेक हो गया है। 0.92 बाई डिवाइड बाई 2 होगा 0.45, 0.46, ठीक है, और ये आपका होगा 1.92 तो दोनों में से कोई अगर आप लाए हो तो एक बार देखना, मेरे को कमेंट करके बताना जरूर कि हाँ सर ये मिस्टेक हुआ है, तो वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। यही है फायदा अगर आप जी कोर फॉलो कर रहे हो तो इसका आंसर 0.92 है। एक बार मैं कैलसी से मिला लेता हूं, बस 30 सेकेंड मेरे को दो ताकि वो कंफ्यूजन दूर हो जाए ना। 30 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 50,000,
30 डिवाइडेड बाई आंसर, इसका e टू द पावर लो। अरे क्या हो रहा है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, 30 डिवाइडेड बाई आंसर 1500, e टू द पावर आंसर लो। फोर इंटू 10 टू द पावर, एक्सपोनेंशियल है ना, तो e टू द पावर 1500 क्यों नहीं ले रहा भाई, माइनस में आएगा क्या? 4 इंटू 10 टू द पावर 50,000, 0.02, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाई आंसर 1500, e टू द पावर आंसर। लेट मी चेक इट, मैं पॉज करता हूँ। हाँ जी, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। यस, रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पाई एफ एल, एल की वैल्यू हमने लिखा 2 पाई एफ मिस कर गया, ठीक है। तो 2 पाई एफ भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए, दिस इज 2 पाई एफ, ठीक है ना, 2 पाई एफ। तो मिस्टेक आप देखो कहां करोगे, वो दो मिस्टेक आप ध्यान रखना, 2 पाई एफ वाला मिस्टेक आप नहीं करोगे एग्जाम में, मैं श्योर हूं इसमें। तो इसको आप कीजिएगा तो आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 पाई, ठीक है। तो 2 पाई आ गया, 30 डिवाइडेड बाई आंसर कर दीजिए, e टू द पावर आंसर कर दीजिए, इतना आ गया। अब d अपॉन आर डैश मल्टीप्लाइड बाई 0.7788 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2, 0.92 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो 2 पाई एफ एल कर लीजिएगा, 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू 30 है, तो एल की वैल्यू इतनी है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एफ होगा ना, ठीक है। तो 100 पाई, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा 0.92। और अगर इसमें मिस्टेक किए हो कुछ तो मेरे को बताना जरूर, है ना, बताना जरूर, क्योंकि उससे क्या होगा कि मैं भी समझूंगा ना कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तो उसी हिसाब से हम लोग भी अपडेट करते रहते हैं अपने चीजों को कि हाँ स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको बार बार हम बताएंगे कि यह मिस्टेक ना करो। क्लियर एवरीवन। तो ये था जी कोर 17। इसी तरह से जी कोर 18 भी आपको मिल जाएगा जेनिक लाइव ऐप पे, उसको आप सोल्व करना और नेक्स्ट डे आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा। क्लियर एवरीवन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जी कोर 18 के साथ। थैंक यू।